अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। जितने भी बच्चे जूम पे सुन रहे हैं, लाइव बैठे हैं, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने शुरू किया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट नॉलेज के अंदर ये 4 एसएलओस पढ़े थे और इसी तरह मैं रिकॉल कर रहा हूं थोड़ा सा लेक्चर ताकि आप देखते जाएं। फर्दर हमने लास्ट जो नॉलेज स्टार्ट किया था, नॉलेज 3.2, उस नॉलेज 3.2 के अंदर जो हमने लेक्चर्स जो एसएलओस देखे थे, फर्स्ट एसएलओ लास्ट टाइम हमने क्लियर किया था। हमने ये देखा था कि स्टेट दैट ऑर्बिट्स यानी शेल्स आर द एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां तक हमने देख लिया था। इसका जो फर्दर जो पार्ट था, एंड द लार्जर शेल इंप्लाइज हाई एनर्जी एंड ग्रेटर एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। आज हमने ये सीखना है। ये तो हमने सीख लिया था कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बाहर शेल्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर इलेक्ट्रॉन एक खास एनर्जी लेवल में होता है, ये तो पढ़ लिया था। आज हमने क्या सीखना है कि लार्जर शेल इंप्लाइज हायर एनर्जी। जितना बड़ा शेल होगा उसकी एनर्जी E2 डेफिनेटली E2 E1 से क्या होगी, ज्यादा। ये भी हमने सीख लिया था। एंड ग्रेटर एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी जितना शेल बड़ा होता जाएगा न्यूक्लियस उसका डिस्टेंस क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। आज इसको प्रूव करेंगे। फिर हमने सेकंड एसएलओ भी आज ही पढ़ना है। स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर द क्वांटम पार्टिकल्स which probabilistic path whose exact path and location cannot be mapped with reference of uncertainty principle। इस एसएलओ को भी आज हम सिमुलेशन के साथ देखेंगे। लास्ट में फिर हमने कुछ मॉडल्स थे, मॉडल्स हमने अच्छी तरह देखे हैं। बोहर मॉडल देखा है, रदरफोर्ड मॉडल देखा है। नॉलेज स्किल्स हमें पता है सारा, थोड़ा सा मैं रिकॉल कर रहा हूं, ये सारा हमने समझ लिया हुआ है। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा, उसकी वीकनेस देखी। बोहर एटॉमिक मॉडल शुरू किया, बोहर एटॉमिक मॉडल के पास्टुलेट्स देखे, फर्दर हमने उसके पॉइंट्स देखे। आज हमने यहां से अपना लेक्चर शुरू करना है। थोड़ा सा मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लूंगा बस समझने के लिए कि ये जो 2 तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, जी स्टूडेंट्स जो यहां बैठे हैं, जूम पे सुन रहे हैं, सबसे पहले मुझे बताएं, ये जो 2 तस्वीरें नजर आ रही हैं, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है और एक 2 स्पेक्ट्रम ऐसे हैं जिनको हम नाम देते हैं। इसकी थिकनेस को जरा बोल्ड कर सकते हैं आप? जी नहीं, थिकनेस, इसकी मार्कर की थिकनेस को। जी ठीक है, ओके ठीक है, रहने दें। अच्छा जी, ये जो स्पेक्ट्रम है 2, ये दोनों जो आपको स्पेक्ट्रम नजर आ रहे हैं, इन दोनों स्पेक्ट्रम्स को हम नाम देते हैं लाइन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। लाइन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। बाय द वे, स्पेक्ट्रम के बारे में आपको बता चुका हूं। अब ये इसकी 2 तरह की कैटेगरीज हैं, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और एक एमिशन स्पेक्ट्रम है। ऑल्दो हमारे नॉलेज का ये पार्ट नहीं है, लेकिन मैं ये आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि आप डेली लाइफ में आसपास कुछ ऑब्जर्व करोगे जो इसकी वजह से आपको समझ आएगा और वो बोहर मॉडल को भी समझने में मदद करेगा। तो बेटा मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि ये जरा मुझे सिमुलेशंस प्ले करनी है। अब जरा सिमुलेशंस पहले प्ले करूंगा, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। जी अच्छा जी, सबसे पहले स्टूडेंट्स ये बताइए कि आपको स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है, इसमें आपको क्या चीज समझने को मिल रही है। मैं एरो को इधर करता हूं, इधर ये देखें, तो ये इसके ऊपर जो वेव नजर आ रही हैं उसकी वेवलेंथ चेंज हो रही है। देखें, वेवलेंथ बड़ी हो रही है। अगर मैं एरो को इधर करता हूं तो वेव्स छोटी हो रही हैं, और इधर करता हूं तो वेव्स और छोटी हो रही हैं, और यहां पे तो बहुत छोटी हो गई हैं वेव्स, गैमा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस। तो पूछना यह चाहता हूं कि गैमा रेस और एक्स रेस और अल्ट्रावायलेट रेस
तीनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो कौन ज्यादा डेंजरस है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, आप में से कौन बताएगा? शाबाश। अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज या गैमा रेस, तीनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा है? अल्ट्रावायलेट रेज। नो, मैंने आपको बताया था जी, गामा रेज। गैमा रेस, बिल्कुल सही। मैंने आपको बताया था जितनी वेवलेंथ शॉर्ट होगी उतनी एनर्जी ज्यादा होगी, जितनी वेवलेंथ लॉन्ग होगी उतनी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। वेरी सिंपल। अब आप ऊपर ऑब्जर्व करें ना, वेव की लेंथ को ऑब्जर्व करें। ये देखें, ये शॉर्ट वेवलेंथ है, ऊपर आ भी रही है वेवलेंथ, और यहां पे अगर मैं अल्ट्रावायलेट पे ले जाऊंगा तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। वेवलेंथ बढ़ने का मतलब एनर्जी कम होगी। अच्छा, ये आपको सेंटर में ना एक छोटी सी कलर्ड कलर्ड पोर्शन नजर आ रहा है। अब ये कलर्ड पोर्शन में आपको पहले ब्लू आया, फिर ब्लू को मैं आगे करूंगा तो वो थोड़ा सा कलर चेंज होगा जी। ये देखें, ये कलर्स एरो के चेंज हो रहे हैं, आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, कलर एरो के चेंज हो रहे हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह के कलर्स चेंज आ रहे हैं। अच्छा, बहरहाल कलर्स वाली जो रेडिएशंस हैं हम उन्हें विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं? विजिबल्स, क्योंकि नजर आता है। अच्छा, कलर्स, ब्लू कलर से पीछे बेसिकली ब्लू और वॉयलेट कलर होता है लास्ट पे यहां पर। अब इससे पीछे जो रेज होंगी उन्हें अल्ट्रावायलेट रेज कहेंगी। ये अल्ट्रावायलेट रेज हम नहीं देख सकते, एक्स रेज हम नहीं देख सकते, गैमा रेज हम नहीं देख सकते। हम देख सकते हैं तो सिर्फ ये विजिबल विजिबल जो रीजन है ये हम देख सकते हैं। अच्छा, अब बताइए नेक्स्ट इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव्स, जो माइक्रोवेव ओवन आप लोग घर में यूज करते हैं उसमें यही रेडिएशंस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टीवी, रेडियो, रेडियो वेव्स। अब आप मुझे बताओ, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, टीवी, रेडियो वेव्स, इन सब में से सबसे कम एनर्जी किसकी है? रेडियो वेव। बिल्कुल, रेडियो वेव। अब रेडियो वेव से मुराद है वाईफाई सिग्नल्स, सिम के जो सिग्नल आते हैं, जितनी भी ये कम्युनिकेशन करने के लिए जीपीएस के जो सिग्नल्स होते हैं वो सारे के सारे इस रेंज में आते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस पूरे स्पेक्ट्रम में जिसमें कंप्लीट रेंज नजर आ रही है आपको, गैमा रे टू रेडियो वेव्स, मोस्ट डेंजरस भी आपको पता है और लीस्ट डेंजरस भी आपको पता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सूरज से जो रोशनी आती है, अगर मैं सूरज के बिल्कुल पास खड़ा हूं, बिल्कुल समझिए सामने सूरज है, मैं ये खड़ा हूं, वैसे तो मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, हाइपोथेटिकली, तो मुझे बताओ मैं किस तरह की रेडिएशंस को फेस करूंगा? शाबाश, बताइए। सूरज के सामने खड़ा हूं और मैं किस तरह की रेडिएशंस को फेस करूंगा? गैमा रेज। सूरज की तब जो रेडिएशंस होंगी उनमें गैमा रेज भी होंगी, एक्स रेज भी होंगी, अल्ट्रावायलेट भी होंगी, विजिबल लाइट भी होगी, इंफ्रारेड भी होगा, माइक्रोवेव भी होगा, सारी वेव्स होंगी, ये सारी वेव्स होंगी। ये समझ रहे हैं मेरी बात को? अब सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि आप ये समझते हैं कि सूरज की रोशनी जो जमीन पे पहुंच रही है, क्या उसमें ये सब कुछ है? नो सर। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब कुछ नहीं है। तो कहां गया? रास्ते में कहां गायब हो जाता है? बिल्कुल, अल्ट्रावायलेट रेस से पीछे पीछे जितना भी एरिया है, गैमा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, अल्लाह ने गार्ड रखा हुआ है जमीन के गिर्द, जिसका नाम क्या है? ओजोन। ओजोन के अलावा और बहुत सारी गैसेस हैं जो सूरज की रेडिएशन को फिल्टर करके हमारे तक पहुंचाती हैं। अब सूरज की रोशनी में तब गैमा भी था, एक्स रेस भी था, अल्ट्रावायलेट भी था, लेकिन जैसे सूरज की रोशनी वो ओजोन को क्रॉस करती है और हमारे तक पहुंचती है तो हम तक कलर पोर्शन पहुंचता है, कलर रेडिएशंस, जिन्हें विजिबल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इंफ्रारेड पहुंचती हैं, माइक्रोवेव्स पहुंचती हैं, बाकी रेडिएशंस पहुंचती हैं जिनका हमें मसला नहीं है। ओके, अब आप मुझे बताओ सूरज किसका बना होता है? शाबाश, सूरज किसका बना होता है? हॉट बर्निंग गैसेस। बिल्कुल, उसमें 99% कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके सामने स्क्रीन पे स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है ना, ये सारे का सारा जो स्पेक्ट्रम है, जिसमें विजिबल भी है, गैमा भी है, एक्सरेज भी हैं, ये सारे का सारा स्पेक्ट्रम क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। वाई दे आर कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? क्योंकि हाइड्रोजन एक वाहिद ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर
और भी हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो ये कंप्लीट रेंज वो प्रोड्यूस कर सकता है। एग्जांपल क्या है कि सूरज से मिलने वाला जो स्पेक्ट्रम होगा उसमें ये कंप्लीट रेंज होती है। अब मैं एक सिमुलेशन आपके सामने प्ले करूंगा और आपने मुझे कुछ सवालों के जवाब देने हैं। जी छोड़ दो। ये मैं आपको एक खास मकसद के लिए दिखाया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिखे मैंने यहाँ पे। नहीं प्ले हो रहा है। ओके जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, एक छोटा सा ये इश्यू है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया नीचे। हाँ जी यही। ओके इसको प्ले करते हैं। हम पिछले 2 दिन से ये सिमुलेशन प्ले कर रहे हैं। अब आपने मुझे बताना है, शाबाश, इलेक्ट्रॉन की पहले शेल से दूसरे शेल में जो ट्रांजिशन है, आप जो रेडिएशन रिलीज हो रही है आप देख रहे हैं, शॉर्ट वेवलेंथ रिलीज हो रही है ना, शॉर्ट वेवलेंथ। तो बताओ ये शॉर्ट वेवलेंथ जो रिलीज हुई हैं, क्या आप समझते हैं ये किस कैटेगरी में फॉल करती हैं रेस? शाबाश, अभी मैंने आपको दिखाया है। ये जो रेडिएशन, अंदाजन बता दो, मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा कि आप एग्जैक्ट बताओ, मैं बस ये चाह रहा हूं कि आप ये बताओ कि क्या ये अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गैमा रेज वाला रीजन है? ये जो आप वेव्स देख रहे हैं, क्या ये विजिबल लाइट वाला रीजन है या ये उससे आगे वाला रीजन है? अभी मैंने आपको पूरा स्पेक्ट्रम दिखाया। चलें चलें शाबाश बताएं, मैं वेट कर रहा हूं। सर गामा रेज, एक्स रेज और अल्ट्रा रेज। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ही मैं आपके सामने, ये बेसिकली हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आपको पता घूमता है। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इसका मतलब कि व्हेन एवर हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन जंप करेगा पहले दूसरे शेल के दरमियान में, जाते वक्त तो एब्सॉर्ब करेगा, वापसी पे रिलीज करेगा, तो निकलने वाली जो लाइट है, एमिशन, वो हमारे पास रिकॉर्ड होगी और ये लाए करेगी रीजन जो कि अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गैमा रेज होगा। अच्छा आप जरा मुझे बताइए कि अगर इलेक्ट्रॉन, जरा इसको रिफ्रेश कीजिएगा जरा, छोड़ो, एस्केप दबाएं, रिफ्रेश करें, यहां से प्ले करें आप थोड़ा। जी स्टूडेंट्स, अब जरा मुझे बताएं कि जब इलेक्ट्रॉन गिरेगा यहां से यहां पर, ये रेडिएशंस नहीं रिलीज कर रहा, हाँ ये देखिए, जब गिरेगा यहां से यहां पर, शाबाश, यानी बिल्कुल ऊपर से नीचे गिरेगा, तो रेडिएशंस जो रिलीज हो रही हैं वो आपके सामने है। वेरी नैरो वेवलेंथ, बड़ी छोटी वेवलेंथ है। तो शाबाश बताओ, अब ये जो वेव्स रेडिएशन से रिलीज होंगी ये किस रीजन में लाई करती हैं? गामा। बिल्कुल सही बोला, गैमा एक्सरेज के पास पास ही होगा, ये कोई ना कोई वेव होगी। हमें अभी एग्जैक्ट नहीं जानना, बस इतना जानना है कि अच्छा अब मुझे बताओ कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां गिरेगा, यानी लास्ट शेल से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पांचवें शेल में इलेक्ट्रॉन गिरेगा लास्ट शेल से, तो बताओ जो एनर्जी रिलीज होगी, आप वेवलेंथ देखो, वेवलेंथ आपको पता चल रही है? रेडियो से रेडियो, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला, रेडियो वेव्स के करीब करीब, रेडियो वेव, टीवी वेव्स, जो इस तरह रेडियो वेव्स होती हैं, टीवी वेव कह रहा हूं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, उसके आसपास। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गिरता है, शाबाश, ये देखिए, यहां से यहां गिरता है, शाबाश, तो बताओ विजिबल। कलर, कलर नजर आ रहा है आपको? विजिबल, विजिबल, बिल्कुल ठीक बोला। तो कहने का मतलब क्या है कि विद इन अ हाइड्रोजन एटम
डिफरेंट तरह की ट्रांजिशंस होंगी और डिफरेंट तरह की इन ट्रांजिशंस की, मुझे स्क्रीन में लेके आओ जरा, डिफरेंट तरह की ये ट्रांजिशंस जो है इलेक्ट्रॉन्स की, ये पॉसिबल हैं विद इन हाइड्रोजन एटम। इनकी वजह से जो रेडिएशंस निकलती हैं, ये अगर इसका पूरा रिकॉर्ड बनाया जाए तो वो वही स्पेक्ट्रम बनेगा जो लास्ट सिमुलेशन में मैंने आपको दिखाया है। और दैट्स वाई उस स्पेक्ट्रम का नाम क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और उस स्पेक्ट्रम को क्या बोला बोहर ने? चूंकि बोहर के मॉडल के बाद ये स्पेक्ट्रम समझ आया, तो क्या नाम दिया उसको? लाइन स्पेक्ट्रम। क्या नाम दिया? लाइन स्पेक्ट्रम। अच्छा बेटा, एक आखिरी बात बताएं, ये मुझे लेके जाए जरा पावर पॉइंट पे। जी, अब मुझे बताएं, लाइन स्पेक्ट्रम दो तरह का मैंने लिखा हुआ है। एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आगे, और नीचे वाला है एमिशन स्पेक्ट्रम। अभी आपने जो स्पेक्ट्रम, अभी जो मैंने आपको सिमुलेशन दिखाई जिसमें रेडिएशंस रिलीज हो रही थी, उन रेडिएशंस के रिलीज होने के बाद जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो हमें कौन सा स्पेक्ट्रम मिलेगा? एब्जॉर्प्शन या एमिशन? एब्जॉर्प्शन नहीं, एमिशन। क्योंकि आपने देखा था रेडिएशन अमिट हो रही हैं, और अमिट डिफरेंट फॉर्म में हो रही हैं, और वो डिफरेंट फॉर्म में जो रेडिएशन अमिट हो रही हैं, जब हम उनको रिकॉर्ड करेंगे किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो उसका, वैसे इस इंस्ट्रूमेंट का नाम अभी आपको जानने की जरूरत नहीं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उस स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे? एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम इज अ टाइप ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब एमिशन स्पेक्ट्रम, हाँ जी, एमिशन स्पेक्ट्रम को जहन में रखें, और एक सवाल का आपने मुझे जवाब देना है, डेली लाइफ से मैं रिलेट करने लगा हूं ताकि आपका कंसेप्ट मजीद बिल्ड हो सके। जी, स्टूडेंट्स जरा इस चीज को देखिएगा। जी, ये देखें, ये क्या हो रहा है जी? फायरवर्क। ये फायरवर्क आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। सवाल यह है कि इस फायरवर्क में मैंने डिफरेंट तरह के केमिकल्स यूज किए हैं, जैसे सोडियम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट। दे ऑल आर एटम्स, दे ऑल आर कंपोज्ड ऑन एटम्स। ये कलर्स क्यों नजर आ रहे हैं? शाबाश जी। अबीहा, क्या क्वेश्चन आपका? अबीहा का जरा माइक। जी बेटा। सर, अभी एब्जॉर्प्शन और एमिशन का आपने बताया था कि ये जो एमिशन हो रही है ना, तो उसको हम एमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कौन सा है? वो अभी इसके बाद मैं बताऊंगा ना, पहले मैं एमिशन स्पेक्ट्रम का डेली लाइफ एप्लीकेशन आपको बता दूं। तो मुझे बताएं, ठीक है, थोड़ा वेट करें, मैं आपको बता देता हूं। जी स्टूडेंट्स बताइए, ये जो कलर्स आपको नजर आ रहे हैं, जो फायरवर्क नजर आ रहा है, ये बेसिकली क्या हो रहा होगा इसके अंदर? तो ये आपको कलर्स नजर आ रहे हैं। शाबाश, सोचें, कोई बताए? शाबाश, आपको इसका कंसेप्ट मैंने दे दिया। अभी आपने, एमिट हो रही है, जी जी, विजिबल रेज एमिट हो रही है। रेडिएशंस एमिट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि फायरवर्क के अंदर क्या होता है? फायरवर्क के अंदर ये केमिकल्स होते हैं, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, लिथियम नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, ये सारे। अब ये केमिकल्स को जब इग्नेट किया जाता है, बर्न किया जाता है, हीट किया जाता है, तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांजिशंस करते हैं। उन ट्रांजिशंस की वजह से जब ये रेडिएशंस को रिलीज करते हैं, तो इनकी खास बात क्या है कि इनके अंदर स्पेसिफिकली जो ट्रांजिशंस होती हैं वो ऐसी होती हैं कि वो कलर की फॉर्म में लाइट को रिलीज करते हैं। जब वो कलर की फॉर्म में ये कलर्ड लाइट रिलीज करते हैं, तो ये फायरवर्क आपको फिर होता हुआ नजर आता है। अगर कोई आपसे पूछे कि ये फायरवर्क क्यों होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर किसका किरदार है? इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस का किरदार है। इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन कैसे होती है आपको मैं बता चुका हूं कि विद इन एन एटम जब इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में मूव करते हैं तो एनर्जी लेके तो जाते हैं, वापसी पे रिलीज करते हैं, और वो रिलीज किसी न किसी पैटर्न में करते हैं। या वो एक्सरेज की फॉर्म में करेंगे, या गैमा रेज की फॉर्म में करेंगे, या विजिबल फॉर्म में करेंगे, या रेडियो वेव्स की फॉर्म में करेंगे, या आपको इस तरह माइक्रोवेव्स की फॉर्म में करेंगे। तो आपको यह पता होना चाहिए कि इस तरह क्यों हो रहा है। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, मैं थोड़ा सा वो समझाता हूं। एमिशन तो मैंने समझा दिया, दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम।
अब मैं आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मुश्किल कंसेप्ट है लेकिन आप सिमुलेशंस की मदद से समझ रहे हैं जी। स्टूडेंट्स कुछ देखें जरा, ये क्या हो रहा है। there is a there is some type of light जो कि एंटर हुई एटम्स के रीजन्स में, और इस लाइट को होना क्या था, जरा मुझे स्क्रीन पे लेके आए, पहले मैं जरा समझा दूं। समझें कि ये लाइट आ रही है और लाइट ने गुजरना था यहां से, और यहां से गुजर के सामने रिकॉर्ड होना था। अब हुआ क्या कि रास्ते में एटम्स हैं, एटम्स ने क्या किया, अ सर्टेन पार्ट ऑफ लाइट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया और यूटिलाइज कर लिया। जैसे कि आपको ये एक इधर उधर घूमती हुई वेव नजर आ रही है येलो कलर की। अब ये येलो कलर की वेव जो है, ये इन एटम्स ने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। एब्जॉर्ब होने की निशानी क्या है, जहां एब्जॉर्ब हो रही है आप देखो शेल बड़ा हो रहा है, जहां ये रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है शेल बड़ा हो रहा है। शेल बड़ा होने का मतलब क्या है कि वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो अपनी एनर्जी में क्या करेगा, इजाफा करेगा। अब मुझे यह बताओ कि पीछे जो ग्रुप ऑफ लाइट आ रही होगी, उस ग्रुप ऑफ लाइट के अंदर, मुझे जरा स्क्रीन पे लेके आए, जो पीछे ग्रुप ऑफ लाइट आ रही होगी, उस ग्रुप ऑफ लाइट्स के अंदर जिसमें येलो भी होगी, ग्रीन भी होगी, ब्लू कलर की भी लाइट होगी, रेड कलर की भी लाइट होगी, डिफरेंट तरह की लाइट्स होंगी क्योंकि सबकी वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट है। उनमें से सर्टेन लाइट को एटम्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, रोक लिया, और बाकियों को आगे जाने दिया। जब वो बाकी आगे जाएंगी तो वो आगे रिकॉर्ड हो जाएंगी। अब आप पूछे सर बाकी क्यों नहीं एब्जॉर्ब हुई, क्योंकि जहां जो रिक्वायर्ड लाइट थी, इस केस के अंदर येलो कलर रिक्वायर्ड लाइट थी, क्योंकि यहां जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो ट्रांजिशंस कर रहे हैं लाइट को एब्जॉर्ब करके, उनको जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो सिर्फ येलो कलर के पास थी। इसलिए आउट ऑफ सो मेनी वेव्स येलो वाली एब्जॉर्ब होगी और बाकी आगे गुजर जाएंगी। जब वो गुजरेंगी तो आगे वो रिकॉर्ड होंगी। रिकॉर्ड होके कैसे नजर आएंगी, निकालें जरा पीपीटी। ये देखें, सॉरी पीपीटी, ये देखें, ये आपको एक कलर्ड पैटर्न नजर आ रहा है। इस कलर्ड पैटर्न के अंदर जगह जगह से जो एक डार्क लाइन नजर आ रही है वो क्या है, देयर इज समथिंग जो था यहां पर अब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पीछे से जो लाइट आ रही थी रास्ते में एटम्स ने उनको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और रिमेनिंग पार्ट को कहां भेजा, आगे भेजा। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे, शाबाश, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बस आपके लिए इतना जानना जरूरी है। अब मैं मेन क्वेश्चन करने लगा हूं, इतनी मेहनत करने के बाद आप मुझे बताओ, लॉजिकली समझाओ, why atom can't form continuous spectrum and why atom form line spectrum। क्यों एटम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनाता और क्यों एटम लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है, शाबाश बताओ। एटम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं बनाता, शाबाश शाबाश, कुछ भी बोलो बताओ, ताकि मुझे समझ आए आपको किस लेवल तक का क्लैरिटी है आपको। सर मैंने पिछले लेक्चर अटेंड नहीं किया तो इस वजह से ना मुझे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, वो मैं देखूंगी तो फिर ना क्लियर सब हो बच्चे जाएगा। पिछले लेक्चर्स देखें। एक्चुअली थोड़ा मैं बता देता हूं, क्योंकि एक्चुअली कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एटम शो नहीं कर रहा था, एटम तो सिर्फ शो कर रहा था लाइन स्पेक्ट्रम। उसकी वजह सिर्फ सिंपल ये थी कि एटम के अंदर न्यूक्लियस के गिर्द क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल हैं। उन क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो जब इनमें ट्रांजिशंस होंगी तो खास तरह की ट्रांजिशन से खास तरह की एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और खास तरह की एनर्जी रिलीज होगी। यही बात की थी किसने, बोहर ने। यही बात बोहर ने की थी ना। रदरफोर्ड की बात क्या थी कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करेगा 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 और करता ही जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के मुताबिक, और इस तरह से वो अल्टीमेटली न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। जब वो ऐसा करेगा तो कंटिन्यूअस फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करना चाहिए। चूंकि एटम ऐसा था नहीं, इसलिए एटम ने कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को बनाया नहीं। एटम ने हकीकत में कौन सा स्पेक्ट्रम बनाया, लाइन स्पेक्ट्रम बनाया, जिसकी दो कैटेगरी थी, कौन कौन सी, एड्सॉर्प्शन एंड एमिशन। आई होप स्टूडेंट्स कि ये जो एडवांस लेवल का कंसेप्ट है हमारे एसएलओ का पार्ट नहीं था, लेकिन पढ़ने पढ़ाने के इस तरीके में ये जरूरी है कि आप जब पढ़ें तो पढ़ने वाली चीज आपको डेली लाइफ में नजर भी आए। तो ये सब कुछ बताना चाह रहा था मैं आपको। अब फर्दर हमने क्या किया है,
हमने अब एक फार्मूला लगाना है, उस फार्मूला को लगाकर हमने हाइड्रोजन एटम का रेडियस निकालना है और रेडियस के साथ एनर्जी निकालनी है ऑफ nth ऑर्बिट्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम। व्हाट इज nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम? जैसे कि मैं एक तस्वीर दिखाता हूं आपको, ये एक तस्वीर नजर आ रही है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है और बेसिकली ये हाइड्रोजन है और ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है और ये चौथा शेल है। जब इलेक्ट्रॉन पहले शेल में रहेगा तो उसकी कितनी एनर्जी होगी, जब वो दूसरे शेल में जाएगा तो उसकी कितनी एनर्जी होगी, तीसरे शेल में जाएगा तो कितनी एनर्जी होगी, चौथे शेल में जाएगा तो कितनी एनर्जी होगी, पांचवें में कितनी होगी, छठे में कितनी होगी। तो इस तरह से हम सब शेल्स की, इन तमाम शेल्स की एनर्जीज को फाइंड करेंगे। कैसे? वैसे तो पता है हमें, हमने अभी सिमुलेशन में समझ लिया होगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यूज किस फार्मूले से आएंगी वो हमें पता होना चाहिए। फिर रेडियस, न्यूक्लियस से पहले शेल का डिस्टेंस कितना है, दूसरे शेल का डिस्टेंस कितना है, तीसरे शेल का डिस्टेंस कितना है, चौथे शेल का डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस भी हमने मेजर करना है। कैसे करेंगे उसके लिए भी फार्मूला है। अब फार्मूला ड्राइव नहीं करना हमने फार्मूला सिर्फ समझना है, बड़ी क्लासों में जाकर ड्राइव करना है। अभी हमने सिर्फ फार्मूले को डायरेक्टली अप्लाई करना है। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, En इज इक्वल्स टू माइनस 1313.315 ओवर n स्क्वायर किलो जाउल पर मोल। इस फार्मूले में आप n की जगह पे 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। जिस शेल की भी आपने एनर्जी निकालनी है वो आप यहां पर अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने आगे अप्लाई किया हुआ है, E1 के लिए 1 अप्लाई किया, इसी तरह E2 के लिए मैंने 2 अप्लाई किया, ये देखें। E3 के लिए मैंने 3 अप्लाई किया, E4 के लिए मैंने 4 अप्लाई किया, E5 के लिए मैंने 5 अप्लाई किया, E6 के लिए मैंने 6 अप्लाई किया। और E इंफिनिटी, व्हाट इज इंफिनिटी? इंफिनिटी क्या होता है? इंफिनिटी होता है न्यूक्लियस के बाहर शेल्स हैं, हर शेल तक न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है, हर शेल तक न्यूक्लियस की नजर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, न्यूक्लियस पे प्लस होता है, तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। वो जगह जहां पर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की पहुंच से दूर हो जाता है, उस जगह को हम क्या नाम देते हैं? इंफिनिटी। जैसे क्लासरूम की दीवार मेरी रेंज में है, दीवार के बाहर मेरे लिए क्या है? इंफिनिटी है। इसलिए एटम अगर इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे चला गया तो उसकी एनर्जी क्या होगी? तो यहां इंफिनिटी का साइन लगाएंगे हम। अब हम क्या करते हैं, फुल स्क्रीन करें जरा। जी स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज आप खुद देखें। 1 अप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा, 2 अप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा, 3 अप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा, इसको खुद सॉल्व करेंगे। 4 अप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा, 5 6 अप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा। इनफिनिटी, जब किसी भी चीज को मैथ के असूलों के मुताबिक इनफिनिटी पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होता है? 0। एक बात तो तय हो गई, जब भी एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, निकल जाएगा, तो उसकी एनर्जी 0 होगी। जब तक वो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर अंदर शेल्स में रहेगा, उसकी कोई ना कोई खास एनर्जी लेवल होगा। हाइड्रोजन के केस में क्या क्या होगा, सबका मैंने लिख दिया। सिमुलेशन जो मैंने आपको दिखाई थी, जरा सिमुलेशन वो प्ले करें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाली। नहीं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाली, ये लास्ट वाली। इसमें आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल रही है। देखें, ये वेवलेंस की जो एनर्जी लिखी है ना यहां पर, माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है, लेकिन मैंने जो यहां ड्राइव की हैं अपने सिलेबस के मुताबिक, जरा खोलें, जो बुक में एनर्जीज लिखी हैं वो किलो जाउल पर मोल के अंदर हैं। तो आपने एक असाइनमेंट आपने रिसर्च करनी है खुद से, किस तरह से किलो जाउल पर मोल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। या आपने गूगल से पूछना है, चैट जीपीटी से पूछना है, आपने ये देखना है कि किस तरह हम ये कन्वर्ट करते हैं, और इन तमाम वैल्यूज को कन्वर्ट करके कल मुझे आपने ग्रुप में अपडेट करना है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये तो मैंने एनर्जीज निकालनी। अब मैंने क्या किया, मैंने अब फर्स्ट शेल की एनर्जी निकाली, वो मैंने यहां लिख दी। सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, वो मैंने यहां लिख दी। वो ये जो पीछे ड्राइव की है हमने। थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितनी एनर्जी होगी, वो मैंने ड्राइव की, यहां लिख दी। इस तरह फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहां पे जाएगा,
तो कितनी एनर्जी होगी उसकी, वो मैंने यहां लिख दी। ये वही वैल्यूज हैं जो पीछे मैंने लिखी हैं। अब बेटा एक बात याद रखिएगा कि माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है असल में वो उतनी स्मॉल वैल्यू होती है, और माइनस में जितनी छोटी वैल्यू होती है असल में वो उतनी लार्ज वैल्यू होती है। तो अगर आप यहां से देखें तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, लो एनर्जी पे है, सेकंड शेल में है, हाई एनर्जी पे है, थर्ड शेल में है और हाई एनर्जी पे है, फोर्थ शेल में है और हाई एनर्जी पे है। अब अगला सवाल मैं करना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन अगर पहले शेल से दूसरे शेल में जाएगा तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, दूसरे से तीसरे में जाएगा तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तीसरे से चौथे में जाएगा तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। उसका तरीका बड़ा आसान है, डेल्टा ई चेंज, कितनी एनर्जी का चेंज आएगा, चेंज कैसे निकलता है, E2 माइनस E1, जैसे मैंने नीचे निकाला हुआ है, ये देखिए, दिस इज E2 माइनस E1, दिस इज E3 माइनस E2, दिस इज E4 माइनस E3। अब जब इलेक्ट्रॉन पहले शेल से दूसरे शेल में जाएगा तो इन दोनों में जो एनर्जी चेंज आएगा वो कैसे निकालेंगे, आप E2 वैल्यू में से E1 की वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जैसे मैंने किया, तो आंसर आया 984.99। यानी कि इलेक्ट्रॉन को जब पहला शेल क्रॉस करना है तो उसको जो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है ना वो 984.99 किलो जॉल एनर्जी उसको चाहिए, तब इलेक्ट्रॉन पहले शेल से दूसरे शेल में जा सकता है। अगर दूसरे शेल से तीसरे शेल में जाना है, दूसरे शेल से तीसरे शेल में जाना है तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, 182.40, थोड़ी सी 182.40। ये तो बता चुका हूं ना आपको, पहले शेल को क्रॉस करना मुश्किल है, अगले शेल को क्रॉस करना आसान है क्योंकि न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जब तीसरे शेल से चौथे शेल में जाएगा तो उसको सिर्फ 63.84 किलो जॉल एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, जो कि पहले से भी कम है। आप इस मेरी बात का अंदाजा अगर लगाना चाहते हैं तो आप ये वेवलेंथ जो बनी है यहां से अंदाजा लगाएं। चलें शाबाश बताएं, इन चारों वेवलेंथ को जो मैंने हाईलाइट किया है सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कौन है, ये वाली। क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है। क्यों ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का जाना, यानी पहले शेल से दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन के जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 984 है, इसलिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। ये बात मैं आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूं। तो इस तरह से हम शेल टू शेल इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन के लिए एनर्जी गैप फाइंड कर सकते हैं, और ये सिमुलेशन पे अच्छी तरीके से मैंने आपकी प्रैक्टिस करवाई हुई है। अब रेडियस पे आते हैं, फासले पे आते हैं। सबसे पहले तो आप वैसे देख के बताओ आपको क्या लगता है, जो फासला ये है, ये वाला फासला, एक बात तो सबको तय समझ आ रही है कि पहले शेल का डिस्टेंस कम है, दूसरे शेल का डिस्टेंस ज्यादा है, तीसरे शेल का डिस्टेंस ज्यादा है, चौथे शेल का डिस्टेंस और ज्यादा है। नजर आ रहा है आपको, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो इलेक्ट्रॉन जैसे इस शेल में जाएगा तो उसका जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो बढ़ जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो डिस्टेंस पहले शेल और दूसरे शेल के दरमियान में था, क्या उतना ही डिस्टेंस दूसरे शेल और तीसरे शेल के दरमियान में, क्या उतना ही डिस्टेंस का गैप है तीसरे शेल और चौथे शेल के दरमियान में। दोबारा जरा इस बात को समझो। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि अब इसको जरा अरेज कर सकते हैं सारा, बल्कि रहने दे बस इधर। अब देखें, जैसे कि ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जैसे कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक, ये है R2 माइनस R1, मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड शेल एंड फर्स्ट शेल। आई थिंक सो, मेरे ख्याल से टाइम हो गया, तो बहरहाल डिस्टेंस वाली बात हम कल करेंगे। डिस्टेंस वाली बात आपने किताब से एक दफा पढ़नी है, फिर हम इंशाल्लाह आगे लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल पे जाएंगे। थोड़ा सा मैंने आज का लेक्चर बेशक एसएलओ से थोड़ा सा हट के है, लेकिन उसका फायदा आपको बड़ी क्लासों में, फिजिक्स में होगा, बड़ी क्लासों में होगा, क्योंकि फिजिक्स में भी आपने स्पेक्ट्रम को पढ़ना है। आपने इस चीज को दिमाग में रखना है कि कैसे साइंटिफिक रिसर्च एटम के स्ट्रक्चर को उसने समझा
और कैसे डिसाइड किया कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, बाहर शेल्स हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फिक्स हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं डिफरेंट तरह की एनर्जीज अब्सॉर्ब होती हैं, रिलीज होती हैं, और वो आपको डेली लाइफ में चीजें ये बड़ी नजर आएंगी। ठीक हो गया। तो अब इंशाल्लाह कल मैं रेडियस पे बात करूंगा। कल वैसे इरादा था कि मैं आज इस नॉलेज को खत्म कर दूं, लेकिन कल इंशाल्लाह ये नॉलेज हमारा खत्म होगा। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स कल मुलाकात होगी। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, अदरवाइज फिर हम इजाजत चाहेंगे आपसे। कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।